गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वो तो अभी चेक करके बता देंगे, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। अभी नहीं, बाद में देखेंगे। बैठो तो सही है। एक्सरसाइज 1 62 से 80। एक्सरसाइज 1 देखो, फटाफट बैठ जाओ। वो खिड़की विंडो लगा दो। बात बंद कर दें। कहां तक डिस्कस है? 61 तक। ओके। उतनी दूर क्यों जाके बैठे बेटा? अच्छा, अभी दिख जाएगा वहां से? आवाज आ रही है? ठीक है। अरे इधर बैठो आके थोड़ा। इधर इतना कोने में क्यों जाके बैठते हो? थोड़ा इधर आ जाओ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64, 65, 66, 67, वेरी गुड, 68 सिंपल है, 69, 69 क्वेश्चन नंबर हो गया। किसी बताना है? देखिए, पहले ना एक बात सुन लो। पहले क्लास में आने के बाद टाइम बचाना आपकी भी जिम्मेदारी होती है, हाँ या ना? मैं बार बार बोलूंगा चुप हो जाओ, बात मत करो, ये मत करो, उससे बेटर है कि मैं फ्रिक्शन वर्क पावर पे बोलूं। बात समझे कि नहीं? फिर तुरंत स्टेबल हो जाओ, आप लोग समझदार लोग हो। तो ये देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन पे M1 ब्लॉक है। आपके कंसंट्रेशन लेने से हमारे एक क्लास की कवरेज बढ़ जाती है, पता है क्या? और चैप्टर फिर फटाफट कंप्लीट होता है। तो दोनों का मास कितना है? M1 कितना गिवन है? अच्छा, M1 और M2 का रेशियो ही चाहिए, ठीक है। तो व्हेन द मासेस ऑफ A एंड B आर एक्सचेंज द रोप एंड दिस, तो हमारे पास इसमें कोई फ्रिक्शन अवेलेबल है या नहीं? कुछ बोला है? नहीं है, ठीक है। तो ये M1 M2, तो ये क्या बोल रहा है कि मास ऑफ ब्लॉक A इज M1 एंड ब्लॉक B इज M2,
and time taken by the block A to reach the maximum height is 3 times the time taken by it reach to the maximum height, है ना, when they are interchange. मतलब क्या हुआ इसका, एक मिनट थोड़े इसमें कॉमा वॉमा की गड़बड़ी लग रही है. कह रहा है M2 और M1 का, है ना, तो क्या कह रहा है कि मास ऑफ ब्लॉक A इज M1 and M2 time taken by this is reach and this one time taken by to reach is this one. ठीक है, इनको इंटरचेंज कर देते हैं और एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं. तो पहला एक्सेलेरेशन क्या आएगा, अगर ये M2 है और ये M1, तो पहले टाइमिंग में क्या रेशियो है ये बताओ. 3:2, मतलब पहले वाले कंडीशन में टाइमिंग 3 times the time taken to reach at the maximum height when the interchange. तो इंटरचेंज करने पे उसका 3 times है. तो अगर पहले बिना इंटरचेंज किए T1 है और इंटरचेंज करने के बाद T2 है, तो टाइमिंग कितनी हुई, T1 इक्वल्स टू 3T2, यही है. तो यहां से यहां तक मान लो इसका एक्सेलेरेशन A1 है, तो हाफ A1 T1 स्क्वायर, क्या ये L डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम है. और दूसरी बार क्या होगा, हाफ A2 T2 स्क्वायर, यही ना. तो आपको T1 बाई T2 कितना गिवन है, तो T2 बाई T1 1/3 है. तो A1 अपॉन A2 इज T2 बाई T1 का होल स्क्वायर. क्या ये 1/9 आएगा, ये लीजिए. तो आपको A1 और A2 मिल गया. कितने लोग अब A1 A2 निकाल सकते हैं. देखिए A1 कैसे निकलेगा, इधर वाला मास क्या है M2G, इधर ये 30 है क्या, तो M1G/2 सीधा कर दिया मैंने. इधर एक्सेलेरेशन A1 निकाल रहा हूं मैं, वो आएगा M2G माइनस माइनस T इक्वल्स टू M2A. और इधर क्या आएगा, T माइनस M1G/2 इक्वल्स टू M1A, है ना. ए दोनों का सेम है, इन दोनों को ऐड कर दे तो रिलेशन आएगा M2 माइनस M1/2 इंटू G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A. तो क्या ये A1 है. अच्छा A2 में क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो M1 की जगह M2 और M2 की जगह M1 रख दो. और व्हाट इज योर रिलेशन A1 अपॉन A2, 1/9. कर लोगे अब सॉल्व. तो ये A1 आ गया आपके पास, M2 माइनस M1/2. अब जब आप इनको इंटरचेंज कर देंगे तो इधर आ जाएगा M1 और इधर आ जाएगा M2/2. तो पहला एक्सेलेरेशन A1 आपके पास आ रहा है M2 माइनस M1/2 इंटू G अपॉन टोटल मास, यही है. और A2 निकालने के लिए इंटरचेंज कर दिया, तो M1 की जगह M2 और M2 की जगह, तो ये M1 माइनस M2/2 upon M1 plus M2 into, and you know the ratio A1 upon A2 is 1/9. आई बात समझ में. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्लियर. क्वेश्चन नंबर 71 डाउट है. 71 आपको भी डाउट है, और किसी को डाउट है 71. देखो इसने क्या बोला, द वैल्यूज ऑफ M फॉर विच द 100 किलोग्राम ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड. तो आपको क्या चेक करना है कि किस कंडीशन तक होगा. तो आप इसकी मैक्स वैल्यू निकाल सकते हो. इसकी क्या कहते हैं, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर बना दो, ऊपर की ओर. तो जब वो ऊपर की ओर होगा तो फ्रिक्शन mg sin थीटा भी नीचे और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg cos थीटा भी नीचे. तो इधर राइट साइड में आएगा mg बराबर t और t इक्वल्स टू 100 sin 37 100g sin 37 प्लस म्यू 100g cos 37. यहां से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और उसके रेंज को आप चेक कर सकते हैं. समझ आई बात. क्वेश्चन नंबर 72 हो गया. हाँ नहीं, ऐसा हमेशा नहीं करते हैं बेटा. यहां पर पता है क्या है,
आप अगर ये कहोगे चलो ठीक है, क्या कहते हैं, इसकी टेंडेंसी चेक करो, तो आपको अगर एक क्वेश्चन ध्यान हो तो मैंने बताया था पहले फ्रिक्शन ओवरकम होगा तब ये बात टेंशन तक पहुंचेगी। तो फ्रिक्शन में अलग अलग पैटर्न होते हैं सॉल्व करने के। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट ही देख लोगे कि टेंशन डेवलप हो गया, तो जब तक ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करना नहीं चाहेगा तब तक टेंशन तक बात पहुंचेगी ही नहीं। बात समझ गए? इसलिए हाँ, हर बार एक ही मेथड नहीं लगाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि ग्राउंड जब तक स्लाइड होने नहीं देगा तब तक टेंशन डेवलप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 73, वेरी गुड। 74, वेरी गुड। 75, 76, ये तो हमने क्लास में कर लिया शायद। 77 हो गया, वेरी गुड। 78 हो गया। अच्छा, इसमें ना मिनिमम वैल्यू बतानी है, डाउट है? ये क्या कह रहा है, एक तरफ स्मूथ है और दूसरी तरफ रफ है, और रफनेस में उसका क्या गिवन है आपको? कह रहा है एक फिक्स्ड वेज है, दोनों तरफ 45 डिग्री है, पार्टिकल पी है और अटैच टू द क्यू 3m, द सिस्टम रिलीज गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज इन। एक बात बताओ, अगर ये स्लाइड करता हुआ नीचे जा रहा है तो ये तो कंफर्म हो गया कि फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक। और इसने आपको म्यू दिया है क्या? नहीं दिया। एक मिनट, पूछा क्या है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं करना है। एक मिनट, इधर इसका एक्सेलरेशन कितना है? g/5√2। तो ये जो स्मूथ वाला है उधर देखो t ऊपर लगेगा और mg/√2 नीचे, तो t माइनस mg/√2 इक्वल्स टू ma। बात समझ गए? तो यहां से आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर टेंशन की वैल्यू आ गई है तो आप अगले अगले वाले को जाकर फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी लग रही होगी। यस और नो? अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 78 है इसमें होना चाहिए द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए क्या? मिनिमम क्यों? क्योंकि ज्यादा तो कितना भी हो सकता है स्लाइड नहीं करवाने के लिए, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, क्या ये दोनों साथ आ रहे हैं कि अलग अलग? अलग अलग आ रहे हैं, बताया था ना। वेरी गुड। एंड क्वेश्चन नंबर 80, 80, हाँ, नहीं, एक मिनट एक मिनट, मैं बता रहा हूं आपका डाउट क्या है। यहाँ पर 37 डिग्री है और आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कितना है? 0.75। तो आप कह रहे हो कि अभी स्लिप नहीं मार रहा है, मतलब इसका mg साइन थीटा और म्यू mg कॉस थीटा बराबर है क्या? है ना, कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पर एक टेंशन आ रहा है क्या नीचे, इस वजह से वो नीचे स्लाइड कर जाएगा। हाँ, एक्सेलेरेशन सेम होगा। और कोई डाउट किसी को इसमें? 20, बेटा ऐसे रिवर्स में नहीं ले जाया करो, एक एक नंबर बोलने का पर्पस क्या होता है हमारा, कि जो क्वेश्चन जिसमें डाउट हो आप उसी समय बताएं। फिर भी बता देता हूँ 75। देखो बेटा, ये क्या स्मूथ है क्या सरफेस? तो आपको लग रहा है नीचे से 60 ऊपर लगाया है और ऊपर से 18 नीचे लगाया है, तो क्या ये तीनों के तीनों एक साथ चलेंगे? अलग अलग तो नहीं हो सकते, कंफर्म? अब ये अलग अलग नहीं हो सकते, तो नेट फोर्स अगर हम इन दोनों का देखें तो 60 ऊपर और 18 नीचे, तो ये दोनों तो माइनस करने पे कितना आया? 40, 42 अपवर्ड। अच्छा, इन तीनों का 3g 2g और 1g, इनका साइन 37, यानी 6g साइन 37 नीचे की ओर। समझ आए बात? तो इसका एक्सेलेरेशन आएगा ऊपर की तरफ 42 माइनस 6g साइन 37 अपॉन 6। एनी डाउट? तो 80 तक ही दिया था, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्लास में क्या करना, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 जो है अभी दे देता हूं मैंने, तो वापस देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा आपका एक्सरसाइज 2 लेवल 1। ये हम लोग कहां तक कर चुके हैं? 33 तक, मतलब जहां से फ्रिक्शन का हेडिंग होता है वहां तक कम कर चुके हैं। 34 से कहां तक है ये?
54 इतना करके ले आओगे नेक्स्ट क्लास में। और दे दें एक्सरसाइज 2 लेवल 2। एक मिनट, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 भी ले लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ था, फ्रिक्शन का बीच में आया था। एक क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ था, और इसके बाद हमारा 18 से इतना काफी है। तो हम लोग थोड़ा बहुत होमवर्क करते चलेंगे और बाकी ओके। हाँ, एक क्वेश्चन 11 भी बचा हुआ है, वो भी देखिए। ऑनलाइन में किसी ने पूछा है कि एचसीवी कर सकते हैं क्या, कर लो। और अब आप एचसीवी का फ्रिक्शन और एनएलएम दोनों कर सकते हैं। अब आप इरोडो भी ट्राई कर सकते हैं 1.59 से लेकर, एक मिनट, इरोडो आप ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम 1.59 टू इरोडो आप ट्राई कर सकते हैं 1.59 से 1.8। एनएलएम फ्रिक्शन की एचसीवी कर सकते हैं आप पूरी, और ये इरोडो में इतना कर सकते हैं, इसमें फ्रिक्शन के ज्यादा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, देखो ये जो चैप्टर है ये प्योरली मैथमेटिकल है। क्या है, इसको लोग फील करना चाहते हैं कि वर्क क्या है। मुझे नहीं लगता आज तक किसी को फील हुआ होगा कि एफ डॉट डी आर क्या है। सच बताओ, हुआ किसी को फील? मतलब आप सोचने में उसको वर्क डन नाम दे देते हैं, लेकिन आप उसको फील कि यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेने पे वर्क आ जाता है। तो एक्चुअली क्या है, मैं इस चैप्टर का आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि इसको सामने क्यों लाया गया और हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। बात समझ गए? फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो सब धीरे धीरे हम लैंग्वेज बनाते चले जाएंगे, तो आपको समझ भी आता चला जाएगा। तो वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है ना, एक्चुअल में पूरा मैथमेटिकल है, पूरा मैथमेटिकल है। कैसे? जैसे फोर्स तो आपको फील होता है कि धक्का लगा, लेकिन एफ डॉट डी आर बोलने का क्या सेंस, इतना तो हम लोग जानते हैं वर्क डन के बारे में। तो मैं आपको एक इक्वेशन ले चलता हूं काइनामेटिक्स की, और उसको हम इस चैप्टर तक लेकर आएंगे, और हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं आपको पता चलेगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये जो सारी चीजें है ना, ये सब कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी आप ये मान के चलना कि आपको कुछ मालूम नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है? हम बिल्कुल प्योरली स्टार्ट कर रहे हैं। तो इधर देखिए, इस चैप्टर को पढ़ा क्यों रहे हैं? आपने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था? द एक्सेलरेशन इज डीवी बाय dt। अगर आपने इस पैटर्न को सीखा जो मैं बता रहा हूं, तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। कब एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, सब मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। बात समझ गए? तो देखो, एक ये एक्सप्रेशन कहां से आता है,
काइनेमेटिक्स से आता है क्या? तो इसमें आपका पार्टिकल यहां पर है, ध्यान से देखना। अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं जस्ट चैप्टर का बैकग्राउंड समझा रहा हूं कि हम ऐसा चैप्टर क्यों आपके सामने ला रहे हैं और इसको पढ़ने से क्या फायदे होंगे वो भी बात करेंगे। सपोज योर पार्टिकल इज ओवर हियर, तो ये क्या बता रहा है पार्टिकल का? ये एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स, है ना? तो इस समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? along the tangent to the path, यही है। अच्छा, अब मुझे पता है कि जो नेट फोर्स है वो जिधर नेट एक्सेलरेशन होगा उधर होगा, क्योंकि आप अब एक चैप्टर पढ़ चुके हो कि एक्सेलरेशन को कॉज कौन करता है? फोर्स कॉज करता है। तो जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर एक्सेलरेशन होगा। आपको पता है एक टेंजेंशियल होता है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन, और सारी कहानी आपको मालूम है। सपोज द पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन इधर है, ये किसने डिसाइड किया? फोर्स ने। हम किस फ्रेम से बात कर रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम से। और अगर नॉन इनर्शियल है तो उसमें किसको ऐड कर देंगे? स्यूडो फोर्स को और ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो हमने डिसाइड किया कि हम इधर और इधर दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लेंगे पार्टिकल के एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट से। किससे? पार्टिकल के एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे पार्टिकल का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा? तो ये एलिमेंट्री डीएस जो है वो तो है एलिमेंट्री डिस्टेंस, और डीआर है एलिमेंट्री। क्या ये वी वेक्टर इंटू dt है? तो यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स से कि एक्सेलरेशन बराबर क्या है? dv बाई dt। बताइए, अगर मैं दोनों तरफ एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लूं एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट से, तो इधर भी हमने डॉट प्रोडक्ट लिया dv वेक्टर बाई dt, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लिया? dr से। क्या मैथमेटिकली कुछ गलत है? यानी हम इस एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ? dr के साथ। देखते हैं इसका क्या फायदा होगा। फायदा भी होना चाहिए तभी पढ़ाएंगे। अभी कोई स्टूडेंट मुझे कह सकता है सर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके बना दो कुछ। क्या लेके? लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से क्या फायदा है देखते हैं। तो बताइए, अगर मैं इधर दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो ये क्या लिखा हुआ है? a डॉट dr दैट इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है dv वेक्टर डॉट, क्या ये dr बाई dt इज वेलोसिटी? तो ये dv वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है किसके साथ? v के साथ। तो dv वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? v के साथ। हाँ या ना? तो ये एक एक्सप्रेशन आपका भी काइनेमेटिक्स में ही है। हाँ या ना? अगर मैं दोनों तरफ से मास मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा ma वेक्टर डॉट dr दैट इज इक्वल टू m v वेक्टर डॉट dv। अभी लिखना नहीं है, एक्चुअली यही है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। इनमें हम नाम रखेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो बताइए ये क्या है? एफ नेट है क्या? तो ये एक पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्सेस का क्या है? वेक्टर सम। तो मैं इसको इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज व्हाट समेशन एफ अप्लाइड डॉट dr इज इक्वल टू व्हाट m v डॉट dv। यही है क्या? तो एक एलिमेंट्री लेवल पे बिल्कुल गर्मी लग रही है आपको, इधर आ जाओ उठ के। कहां पर है बटन? ढूंढ के बंद कर लो। मतलब मैं इधर पढ़ा रहा हूं, उनको न्यू कह रहा सर। चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। याद रखना, मैंने पहले बोल दिया है, जो लोग इस चैप्टर को मैथमेटिकली समझेंगे वो समझ पाएंगे इसको। फिर इनके नाम कैसे रखे गए वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी मैं बहुत लोगों से पूछूंगा कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, वो बता नहीं पाएंगे। उनको लगता है बस एक एक्सप्रेशन आ गया, उसको काइनेटिक एनर्जी बोल दिया गया है, लेकिन उसका मीनिंग होता है। तो पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अच्छा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दूं
तो इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा, इधर जब इंटीग्रेट होगा तो इसमें f1.dr, f2.dr, f3.dr, f3, f4 ऐसे जितने फोर्स लग रहे होंगे सबका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और डॉट dr इधर कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देखिए आपका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन इंटीग्रेबल है क्योंकि ये v वेक्टर डॉट dv है। बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करूं? v²/2, इसको ऐसे सोचो, वो v²/2 लिखने से पहले ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। ये ऐसे लिखा हुआ है v.dv, फिर मैंने इसको एक बार और लिखा v.dv अपॉन 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? इसको ऐसे लिख सकता हूं v.dv प्लस v.dv अपॉन 2। और ये ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है? आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पता है ना, डिफरेंशिएट करने का? तो ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है d ऑफ v वेक्टर डॉट v वेक्टर, समझ आई बात? अपॉन 2। तो जब हम इसको इंटीग्रेट मारते हैं तो यहां से ये निकल के आता है क्या? v²/2, क्योंकि v.v क्या है? a.a क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0। तो v.v क्या होगा? v²। हाँ या ना? तो यहां से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो v²/2 निकलेगा, m भी है, और यहां पर आप लगाएंगे u इनिशियल और u फाइनल, या v इनिशियल v फाइनल। तो इधर राइट साइड में बनने वाला है आपके पास हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। हाँ, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? ये वाला? अरे खतरनाक मामला है। इधर देखो, ये v.dv को 2 बार लिख सकता हूं ऐसे? तो अच्छा चलो, ये चीज समझनी है ना आपको, मैंने 2 बार लिख के डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, हो गया। अब देखो d ऑफ v.v को जरा खोलो तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा? पहले ये डिफरेंशिएट होगा, ये एज इट इज, फिर ये डिफरेंशिएट होगा, ये एज इट इज। ये बता रहा हूं मैं आपको, समझ गए? तो अब यहां से हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं पूरा, ये मैथमेटिकल है पूरा चैप्टर। तो अब यहां पर f.dr, समझ आई बात? f.dr करके लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने पर आ रहा है राइट हैंड साइड पर हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। समझ आई बात? चलिए अब हम है ना, अभी तक हम नहीं जानते काइनेटिक एनर्जी क्या है और वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नाम कुछ भी नहीं जानते। अब इस इक्वेशन का पहले मैं आपको फायदा बताता हूं। क्या आपको लग रहा है कि ये दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के जो स्पीड्स हैं उसके साथ कुछ रिलेशन है? यहां पर हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ओके, अब हुआ ये कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है? f.dr। एक बात बताओ, अगर आपको इनिशियल स्पीड पता हो बाय चांस और फाइनल स्पीड क्या है? अननोन है। क्या है? अननोन। तो यहां पर कितने अननोन है आपके पास? अभी एक। अभी मत समझना कि इधर कोई काइनेटिक एनर्जी, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है। अभी हम नाम नहीं रख रहे हैं, अभी सिर्फ हम एक चीज का नाम रखेंगे, वो है f.dr, और उसका नाम क्या रखेंगे? वर्क। तो एक बात बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में f.dr आपका कैलकुलेट हो जाए, क्या कैलकुलेट हो जाए? f.dr। तो अगर ये चीज कैलकुलेट होकर आ जाए तो क्या हम फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड में कुछ रिलेशन बता सकते हैं? यस और नो? अब क्या होता है कि जब हम टाइम डिपेंडेंट कैलकुलेशन करते हैं वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए, जैसा अभी तक आप क्या कर रहे हो इस चैप्टर तक, एक्सेलरेशन निकालते हो, फिर आप देखते हो एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या निकालते हो? चेंज इन वेलोसिटी। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सेलरेशन एनालाइज करना हमारे बस की बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज एक स्मूथ सरफेस ऐसा है, अभी तक आपके पास स्मूथ सरफेस कैसा चल रहा है? स्ट्रेट। लेकिन अब बताओ एक स्मूथ सरफेस ऐसा आया, पार्टिकल यहां से यहां तक ऐसे जा रहा है। ओके, कितने लोगों को दिख रहा है कि अगर इस समय पर यहां पर स्लोप का कुछ एंगल थीटा है तो इसका इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, और जी साइन थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां इसकी स्पीड कितनी है, आप इस इंटीग्रेशन को नहीं कर पाएंगे।
आप इस इंटीग्रेशन को नहीं कर पाएंगे बिकॉज, हाँ या ना। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन पे चले तो इसमें आपको इनिशियल स्पीड पता हो, तो इसमें अननोन क्या हुआ, फाइनल स्पीड, हाँ या ना। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के एफ डॉट डी आर कैलकुलेट हो जाए तो हम यहां पर टाइम डिपेंडेंट कैलकुलेशन की बजाय पाथ डिपेंडेंट कैलकुलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। किस ओर, पाथ डिपेंडेंट। समझ में आई बात। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी पे चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो, इसलिए मैं आगे की बात भी थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं। आपको पता है कि इधर कितना फोर्स है, mg, और आपको ये भी पता है कि ये नॉर्मल है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज कि हम टाइम डिपेंडेंट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं किसके साथ, dr के साथ, तो यहां इनिशियल स्पीड होगी और यहां फाइनल स्पीड होगी। और उधर राइट साइड में आपके पास आ रहा है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो वहां वी फाइनल आपको निकालना है और वी इनिशियल आपको पता है, हाँ या ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहां से यहां तक आने का टाइम डिपेंडेंट कैलकुलेशन तो हमारे बस में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद एफ डॉट डी आर हम यहां पर निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम फोर्स का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, डी आर वेक्टर के साथ, तो देखो थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो, तो यहां पर एन वेक्टर का डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, जबकि एन वेरिएबल है। जबकि तो जैसे एन वेक्टर इधर है और डी आर वेक्टर कुछ इधर है, तो हमेशा एन और डी आर म्यूचुअली, तो डॉट प्रोडक्ट करना इजी है। और अगर आपका mg इधर लग रहा हो और ये कांस्टेंट फोर्स है, तो थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो कि ऊपर से नीचे आने पर इसकी वैल्यू किस पर डिपेंडेंट होगी, हाइट पर डिपेंडेंट होगी, हाँ या ना। तो देखो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि हम इसका टाइम डिपेंडेंट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे कि वो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा या नीचे आने तक उसकी स्पीड क्या होगी, लेकिन हम फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कर पा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर पा रहे हैं। बात समझ गए। और उस डॉट प्रोडक्ट को करने से अगर एक u इनिशियल पता हो तो u फाइनल हम निकाल सकते हैं। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करने के लिए इस चैप्टर को प्रोड्यूस किया गया है। बात समझ गए। तो अभी तो मैंने आपको पहले ही स्टेप पे ये बात बता दी। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचो मैं ये सब कुछ ना बताऊं और आपसे कहूं द वर्क डन इज एफ डॉट डी आर, तो आप सोचते रहोगे ये कहां से आया, हाँ या ना, कि एफ का डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट को हम वर्क डन पढ़ा रहे हैं और फिर हम उसको फील कराने लग जाएं कि देखो ये है वो है। इसको फील नहीं करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी आर के साथ। और वो हमारे काम की चीज क्यों है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें बहुत सारी चीजों से बाहर निकालेगा। यस और नो। तो एनएलएम और काइनेमेटिक्स का मिक्सचर है वर्क पावर एनर्जी। हमने क्या किया, पहले काइनेमेटिक्स का रिलेशन यूज किया, क्या ए बराबर, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया डी आर के साथ, समझ आई बात। फिर उसको डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद एम से मल्टीप्लाई कर दिया और एक एक्सप्रेशन बना ये। इस एक्सप्रेशन को यूज करना बहुत आसान है, ये मैं आपको रातों रात नहीं बता रहा हूं, ये किसी ने बहुत सालों तक क्या किया होगा, देखा होगा कि हाँ यार ऐसा जो डॉट प्रोडक्ट है बहुत इजी हो रहा है और उससे हम एनालाइज कर सकते हैं इधर वाली क्वांटिटीज के बारे में। यस और नो। तो फिर क्या किया, इधर वालों का नाम क्या रखा, वर्क डन। क्या नाम रखा, वर्क डन। किसका, बाय द फोर्स। वर्क किसका होता है, याद रखना मैं बिल्कुल फील नहीं कराऊंगा। कोई ये सोच रहा हो कि सर वर्क को आज फील करा देंगे, मैंने आज तक फील नहीं किया वर्क क्या है। मैं किससे चलता हूं, मैथमेटिकली। मुझे पता है कि इस इक्वेशन में रखने के लिए एफ डॉट डी आर जो पूछा जा रहा है उसका नाम क्या रखा गया है, समझ में आई बात। तो एफ डॉट डी आर इज, अब उधर जो हाफ एम बी स्क्वायर लिखा है मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, फिर उस राइट साइड को मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा। बात समझे। तो अभी डायरेक्ट मैं एक बात आपको पढ़ा रहा हूं कि अभी आपको क्या सीखना है कि फोर्स का डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इस इक्वेशन का यूज करने के लिए। समझ आई बात। ये चैप्टर क्या है, स्टार्टिंग में बहुत बेकार हो जाता है, बेकार से मतलब
बच्चों को ये लगता है बस डॉट प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो आपको ये पता चल गया हम क्या यूज करने वाले हैं आगे जाके। हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और इस एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है वो क्या है? वर्क डन। यस और नो? अच्छा, एक पार्टिकल पे अगर 10 फोर्स लग रहे हो, क्या लग रहे हो, तो इस इक्वेशन में क्या सभी का वर्क डन ऐड हो रहा है? किसी एक का वर्क डन तो नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? तो इन सभी का वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर आ रहा है? इस राइट हैंड साइड क्वांटिटी के बराबर। तो अभी हम आपको स्टार्टिंग में सिर्फ ये सिखाने वाले हैं कि फोर्स का डीआर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। बात समझ गए कि नहीं? बहुत अलग अलग कंडीशन में। हाँ, क्योंकि थीटा जो है वो टाइम के साथ वेरिएबल है, अलग अलग जगह पर थीटा अलग अलग है। हाँ हाँ, उसका रहेगा, लेकिन अभी अभी वही तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब हम आपको क्या सिखाएंगे? एफ डॉट डी आर कैसे किया जाता है। अब आप आगे के बात पे कूद गए, तब हम आपको सिखाएंगे एफ डॉट डी आर कैसे किया जाता है। और ये भी उसी में सामने आ जाएगा कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट डी आर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ रहे हो? तो अभी हमारा जो चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या बताने के लिए है कि एफ डॉट डी आर कैसे निकाल। क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करने से पहले अगर मैं पहले दिन ही ये बता दूं कि इसको यूज कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या सीखेंगे? एफ डॉट डी आर कैसे निकालते हैं। फिर वो जो राइट हैंड साइड में चीजें पड़ी हैं उनको नाम देंगे, उनको नाम काइनेटिक एनर्जी कैसे दिया है। जैसे आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाँ बताइए। ठीक है, ये तो हो गई कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी आपने बोल दिया कि बाय वर्च्यू ऑफ मोशन जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर कैसे हुई। वो हाफ एम वी स्क्वायर कैसे हुई? जैसे अगर मैं इसकी वेलोसिटी वी रखूं और पूछो बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कैसे हुई, कोई और बता पाएगा? क्योंकि हम लोग इतने हैबिचुअल हैं कि एक मैथमेटिकल क्वांटिटी को भी इतना फील करके पढ़ते हैं कि हमें दिखता है कि वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, उसके पास क्या है। देखो एक बहुत अच्छी बात है कि जो चीज हम बचपन में पढ़ लेते हैं वो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाती है, और जो हम लोग 11 12 में पढ़ाते हैं वो लगता है पता नहीं क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? कितने लोगों ने सुना है जो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क? तो इसको कभी लगा के भी तो देखो। मैं बताता हूं आपको, ये पार्टिकल है, इधर देखिए बेटा, मोबाइल बंद कर दो। ये पार्टिकल है, इधर सुनो ध्यान से, देखो मैं बताता हूं इसके पास कितनी एनर्जी है। तो जब, एक मिनट रुक जाओ, इसकी वेलोसिटी v है, मुझे क्या चाहिए? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यही ना? और आपने एनर्जी को क्या बोला है? एबिलिटी टू डू वर्क। तो मैं आपको इसको रिलेट करके बताऊंगा वर्क से। तो अल्टीमेटली फिर कहां उतर के आ गए? वर्क पे। कहां उतर के आ गए? तो पता है इसकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अभी इसके पास कोई वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी खत्म होने तक ये सराउंडिंग में जितना एफ डॉट डी आर प्रोड्यूस कर देगा, मतलब किसी सराउंडिंग पर, किसी और पर जितना ये एफ डॉट डी आर कर सकता है, वो इसकी नहीं, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब जैसे अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है फॉर एग्जांपल, कितनी? तो इसका मतलब है कि मेरी वेलोसिटी खत्म करने तक मैं किसी दूसरे पर कितना वर्क कर सकता हूं? 5 जूल। अब ये वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आई? ये भी प्रूव कर सकते हैं यहीं से। सपोज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है v, तो उसकी वेलोसिटी कितना कर दूं? उसकी वेलोसिटी कितनी कर दूं? 0। तो बताइए वो सराउंडिंग पे कितना वर्क करेगा अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है ना, और क्या कहते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो उस पर कितना वर्क हुआ? थोड़ा बहुत आप लोग चैप्टर जानते हैं इसलिए बात कर रहा हूं। देखिए अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ k है ना, आपको नहीं पता, लेकिन इस एक्सप्रेशन में दो बातें हैं कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v और फाइनल 0, तो फाइनल हो गया 0। यहां फाइनल आएगा पहले -12 mv²। ये इस पार्टिकल पे लगने वाले सारे F.dr का सम ये है। तो क्या पार्टिकल पर होने वाला वर्क -12 mv² है अगर उसकी स्पीड 0 हो जाए तो? आया ना? तो अगर उस पर होने वाला वर्क -F.dr है तो उसने किसी और पे कितना वर्क किया? अगर इस पर -12 mv² का वर्क हुआ है तो इसने किसी और पे कितना किया? 12 mv²। तो वो जो 12 mv² जो आप लोग बहुत इजीली समझ लेते हो कि हाँ ये काइनेटिक एनर्जी है, कुछ होगा, उसका मतलब है कि उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी खत्म करने तक वो सराउंडिंग पे कितना वर्क। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि माइनस कैसे कर दिया सर ने? आधे लोगों को नहीं आई है, मैं बता रहा हूं। मैं बताता हूं कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप यहां से मुझे एक स्प्रिंग से बांध दो, मेरे पास कितनी वेलोसिटी है? v। ठीक है, चलिए अब मेरी v वेलोसिटी खत्म करनी है मुझे, मैं आगे जा रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, मैं आगे जा रहा हूं और स्प्रिंग क्या है? खिंच रही है। उसको भूल जाओ, स्प्रिंग के खींचने को भूल जाओ, हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो मेरे पे फोर्स इधर लग रहा था क्या? तो मेरे पे F.dr की वैल्यू ये है, हाँ या ना? तो मैंने स्प्रिंग के एंड पर उतना ही फोर्स लगाया क्या जितना मेरे पे लगाए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन। तो अगर उसने मेरे पे वर्क किया -12 mv², तो मैंने उस पे कितना किया? समझ में आई बात? तो इसका मतलब अगर मेरी वेलोसिटी v है तो मैं अपनी वेलोसिटी को खत्म करने तक किसी दूसरे पर कितना वर्क कर सकता हूं? 12 mv² के बराबर। इसलिए वो मेरी काइनेटिक एनर्जी है। क्या आप इसको ध्यान से सुना है आपने? इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी का मतलब अभी मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कितनी वर्क कर सकता हूं सराउंडिंग पे? 12 mv²। एबिलिटी है, मैं सराउंडिंग पे वर्क कर रहा हूं ऐसा जरूरी? एक पार्टिकल की वेलोसिटी v है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताने का मतलब होता है कि अभी उसके पास इतना वर्क है कि वो सराउंडिंग पे 12 mv² के बराबर का वर्क कर सकता है। तो एज पर डेफिनेशन इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये मैं बाद में रिलेट करूंगा, पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा? वर्क निकालना। बात समझ गए क्या? और ये एक्सप्रेशन बहुत सारे मायनों में आपको यूज आएगा। अगर ये यूजफुल हो तो आप इस चैप्टर को अपने साथ रखना, हाँ या ना? तभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कितना यूजफुल है हमारे लिए। लेकिन प्योर मैथमेटिकल, कोई अगर फील करता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप एक्चुअली 12 mv² के साथ इतना ज्यादा हैबिचुअल हो कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि वो है क्या। 12 mv² क्या है? अपनी, उसके पास इतना वर्क, ऐसे कहना चाहिए कि वो अपनी वेलोसिटी खत्म करने तक किसी और पर कितना वर्क कर जाएगा? उसकी वैल्यू होगी एग्जैक्टली कितनी? 12 mv। इसीलिए हम उस अमाउंट को कहते हैं कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो इस चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं? मान लो उसकी स्पीड कम हो गई, तो हम लोग बोलते हैं किसी पार्टिकल पे होने वाला वर्क डन वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर एक बात बताओ, मेरे पे अगर पॉजिटिव वर्क होंगे तो मेरा 12 mv² की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? तो मेरी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं बोल रहा हूं मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बात समझे? अगर मान लो मेरे पे वर्क नेगेटिव हो तो मैं कहूंगा मेरी काइनेटिक एनर्जी, यानी मैं किसी और को एनर्जी इंपार्ट कर रहा हूं। बात समझे? या किसी और के अगेंस्ट वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। लेकिन वास्तव में एनर्जी भी क्या है? आप एनर्जी को कैसे समझते हो? ये भी ध्यान रखना, बहुत ऐसा टर्म है कि हमें लगता है कि हमें समझ में आ रहा है एनर्जी क्या है, लेकिन एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। हमेशा एनर्जी को किससे रिलेट करके देखोगे? वर्क से। जैसे 12 mv², वो काइनेटिक एनर्जी है। जो ये पार्टिकल अगर स्पीड 0 हो जाए तो 12 mv² बराबर वैल्यू का वर्क किसी और पे कर सकता है। बात समझे कि नहीं? तो अभी ये मैथमेटिकल है, अब हम धीरे धीरे इनको लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आपको 1-1.5 लेक्चर तक तो क्या सीखना है? वर्क डन कैसे निकाला जाता है, ताकि जो अभी उसने कहा ना कि सर mg में भी तो आएगा,
तो कांस्टेंट फोर्स में कैसे निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स में कैसे निकालेंगे, सेंट्रल फोर्स, जैसे अभी आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, वो सेंट्रल फोर्स था, उसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट। तो अभी हम लोग पहले वर्क की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लें, ताकि जब इस एक्सप्रेशन को यूज करने आएंगे तो फिर हम लोग इसको बहुत फास्ट यूज करेंगे। बात समझ रहे हो क्या? तो अभी हम लोग आपको क्या सिखाएंगे, एफ डॉट डी आर कैसे निकाला जाता है। तो हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय अ फोर्स। कुछ नहीं लिखना है, ये अभी नहीं लिखना है, ये बाद में आएगा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, पर ये बाद में पढ़ाऊंगा तो 2-3 दिन तक तो लगेगा। ये सब सिखा क्यों रहे, सिखा क्यों रहे, इस एक्सप्रेशन में यूज करने के लिए। हाँ, कोई बॉडी, हाँ थोड़ा आगे आ जाइए एक बार, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट सुनो, किसी और का डाउट आपको हेल्प करता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो मैं क्या जवाब देता हूं। हाँ हाँ हाँ, किया किसी और पे, वो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। हाँ नहीं, डिफाइंड पोजीशन के वजह से होगा या नहीं, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं। अभी उसकी वेलोसिटी 0 है, तो आप ये बोलिए अभी उसके पास सराउंडिंग पे वर्क करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। अगर उसके पास कोई वेलोसिटी होगी तभी तो आप बोल रहे हो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। बात समझ गए? अच्छा, वो वैल्यू पोजीशन की वजह से होगी, एक्चुअल में तो वो सब कौन बनाएगा? अब जैसे मान लो एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहे होंगे, तो वो फोर्स लग के उसकी वेलोसिटी बढ़ाकर उसकी कैपेबिलिटी बना देंगे। तो याद रखना, किसी मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि वो 0 होने तक कितना वर्क। अब अगर मैं कह दूं कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी आप उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसके पास जो है वो मेंटेन्ड है। लेकिन अगर उस पर कुछ वर्क हुआ तो हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी गई है। समझेंगे? और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो हम कहेंगे कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब समझते हो? मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं 100 रुपए खर्च कर सकता हूं, पर मैं करूंगा कि नहीं, मेरे पे डिपेंड करता है। अगर आप, मेरे पास 100 रुपए मैं खर्च करना चाहता हूं तो खर्च होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर मान लो किसी ने मुझे रुपीस दिए तो मेरी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, किसी ने मेरे से रुपीस ले लिए घट जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी ही चीज है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर अमाउंट है, वो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी वेलोसिटी खत्म करने तक सराउंडिंग पे कितना वर्क कर सकता है। हाँ, किसने कहा नहीं होती है बेटा? मैं नहीं पढ़ाया है। वाई डायरेक्शन से क्या मतलब है? वेलोसिटी 0 हुई क्या उसकी? हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ऊपर। उसका मतलब यह है कि कोई और है जो उसको दे रहा है, कोई और है जो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। अगर आप मुझे खींच के ले जाओगे तो मेरी कैपेबिलिटी, मुझे इस, आप सिंपल सोचो, मेरे स्पीड है v और मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब अगर आप मेरी वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं किसी और पे ज्यादा वर्क कर सकता हूं। हाँ, अपने ऊपर कैसे वर्क करेगा? हाँ, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ये समझना पड़ेगा आपको। आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वर्क के थ्रू, किसके थ्रू? तो मैं तो एक बात बोल रहा हूं कि अगर किसी के ऊपर एफ डॉट डी आर होगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी रोल में। इसमें एक टर्म आई है जिसका वैल्यू है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने उसका नाम काइनेटिक एनर्जी कैसे रखा, मैं ये सिखा रहा हूं आपको। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अगर हम उस वर्क को, अगर उसके पास कितना अमाउंट ऑफ वर्क है जो वो किसी सराउंडिंग पे पॉजिटिव वे में
कर सकता है। बात समझ गए? तो वो कब तक करेगा? जब तक उसकी वेलोसिटी खत्म नहीं हो जाती। तो उसके वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर कितनी एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर ये कोई ऐसा ग्लूकॉन डी वाला नहीं है जो आप लोग एड में देखते हैं, पिया और ऐसे एनर्जी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है ये। बात समझ रहे हो? उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर है। अगर आप उसकी वेलोसिटी वैनिश करेंगे तो वो किसी और को एनर्जी इंपार्ट करेगा, और अगर वो वेस्ट हो गई तो फिर हम लोग बोलते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। बात समझे? तो ये है। तो इस चैप्टर में हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? एफ डॉट डी आर। तो ध्यान रखना, अगर आपने एफ डॉट डी आर अलग अलग पैटर्न पे, क्योंकि एफ डॉट डी आर भी इतना आसान नहीं है, तो हम आपको कुछ ऐसे कंडीशन बताएंगे जब एफ डॉट डी आर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ ऐसे बताएंगे जहां पाथ पे डिपेंड करेगा। अलग अलग कंडीशन ऑफ फोर्स में एफ डॉट डी आर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम क्या सीखेंगे? एफ डॉट डी आर निकालना। समझ गए? फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो लिखूंगा उससे पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दूंगा कि वो क्या है। फिर जो ये उसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर आएगी, और फिर हम हाफ एम वी स्क्वायर का नाम क्या रखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ गए? तो एवरीथिंग इज वर्क, और मेरे हिसाब से वर्क को फील कभी नहीं करना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि एक ब्लॉक है, mg लग रहा है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली इधर से इधर ले जाऊं तो आपको तो लग रहा है मैंने काम किया, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में एफ डॉट डी आर अगर नहीं आया हो, mg ऊपर लग रहा है और dr इधर है, तो फिजिक्स ने उसको जीरो बोला है, क्योंकि हम एफ डॉट डी आर को वर्क बोलते हैं। हम आपके काम करने को वर्क नहीं बोलते हैं। हमने वर्क किसको डिफाइन किया है? एफ डॉट डी आर। और वर्क इज बेसिक, जितनी भी एनर्जी आएंगी वो सब एबिलिटी टू डू वर्क से डिफाइन की जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो बेसिक है वर्क, एनर्जी भी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। तो वो हम वहां से वर्क डिफाइन करेंगे। तो पहले वर्क डन एस्टिमेट करेंगे, तो हेडिंग डालिए वर्क डन बाय अ फोर्स। हाँ, नहीं, इस एक्सप्रेशन में जो है वो क्या है, इधर सुन लो। एक क्वेश्चन आया है कि सर ये जो एफ डॉट डी आर है उसमें वो अप्लाइड फोर्स है, मतलब नेट है, या एक फोर्स? तो अभी हम एक एक फोर्स का निकालना सीख रहे हैं। किसका? अगर आपको एक फोर्स मिल गया तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे। लेकिन इस एक्सप्रेशन को जब यूज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन में पार्टिकल पे लगने वाला एक फोर्स है या जितने हैं सारे ही है? तो ये एक्सप्रेशन सारों को लेगा। तो पहले हम एक एक निकालना सिखा रहे हैं, फिर जब वो सारे एक साथ आ जाएंगे तो उनको लगाकर इस इक्वेशन को यूज करना सीखेंगे। यस और नो? ये मैंने इसलिए बताया कि आप लोग 12th में हैं तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। क्लियर है क्या? वरना आपके लिए अभी सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है कि एफ डॉट डी आर वाला एक्सप्रेशन हम यूज करने के लिए एफ डॉट डी आर निकालना सीख रहे हैं। तो हेडिंग डालिए वर्क डन बाय अ फोर्स। हाँ, क्या भैया? वो फोन कर दीजिए उनको, एसी बंद कर देंगे। वर्क डन बाय अ फोर्स। अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे चला दो, फिर थोड़ी देर बाद बोलोगे बंद कर दो। ठीक है, वो मैंने उनको बोल दिया, वो भी बंद करा देंगे। तब तक हम लोग एफ डॉट डी आर शुरू करें। तो देखिए, जो फोर्स है, वर्क डन बाय अ फोर्स, इसकी डेफिनेशन अजीब सी है। क्या है? एफ का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है? डी आर के साथ। ये पूरा मैथमेटिकल है। ये मैथमेटिकल क्वांटिटी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो सपोज आपका पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा है, तो हम किस पर बात कर रहे हैं? एक पार्टिकल पर। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है यहां पर, और उसके ऊपर कोई फोर्स एफ इधर लग रहा है। अब आप लोगों के से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर इस मोशन होने के लिए हो सकता है इसके ऊपर 50 फोर्स लग रहे हो। तो अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? अभी मैं उस इक्वेशन को यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि एक फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो ये पार्टिकल पे ये कोई फोर्स है, और पार्टिकल की वेलोसिटी के हिसाब से ये उसका क्या है? एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। तो ये एफ डॉट डी आर। तो इस फोर्स का वर्क, तो वर्क डन बाय द फोर्स
एफ वेक्टर, डी डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन क्या दिया हमने उसको, डी डब्ल्यू, क्योंकि हम इसको एलिमेंट्री लेवल पे निकालेंगे। हमें क्या करना है, एफ वेक्टर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, डीआर के साथ, समझ गए। तो डीआर क्या है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एलिमेंट्री। तो जिस जगह पर फोर्स लग रहा है उसी पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ या ना, जिस पर फोर्स लग रहा है उसी का ये डिस्प्लेसमेंट है, यस और नो। या आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है डीआर वेक्टर। हमने यहां डेल्टा आर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, जिस इंस्टेंट का फोर्स उसी जगह का डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों को आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, वहां से आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट्री वर्क डन। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, समझ में आई बात। तो ये जो एफ डॉट डी आर है, सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। ये तो वैसे आप लोग जानते हो, एफ क्या है, फोर्स, डी आर क्या है, ये मीटर में होगा और ये तो न्यूटन इंटू मीटर। इस न्यूटन इंटू मीटर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। ये इसके एसआई यूनिट है और इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, सीजीएस यूनिट अर्ग, दैट इज डाइन इंटू सेंटीमीटर। यूनिट समझ में आ गई। अब देखिए एफ डॉट डी आर आप निकाल रहे हैं, ये हमने एलिमेंट्री लेवल पे लिखा है। तो अगर आपको यहां से लेके वहां तक का वर्क डन निकालना है तो क्या करोगे, यहां से लेके वहां तक का वर्क डन निकालना है तो आप इसका क्या करेंगे, तो जितने भी एफ डॉट डी आर है उन सबको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। तो बेसिकली जो आपका वर्क डन बाय फोर्स है दैट इज डिफाइंड बाय एफ डॉट, जिस जगह पर है उस जगह पर जितना भी डी आर हुआ है उस डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, एफ के साथ। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या होता है, तो जैसे मेरा ये डी डब्ल्यू है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी मैं 1-2 दिन तक यही सिखाते रहूंगा आपको कि ये एफ डॉट डी आर कैसे निकाला जाता है, फिर इसको यूज बाद में करेंगे, क्लियर और नॉट। तो मेरे पास डी डब्ल्यू क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी आर। इसका मतलब क्या है पहले ये देखते हैं, क्योंकि आपको ये दिख रहा है इसमें तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, हाँ या ना। तो ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, इसको फील नहीं करना है बिल्कुल भी कि ये क्या है, आपको बस क्या करना है, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब वर्क जो है वो बेसिक है और एनर्जी को भी हम बार बार किससे रिलेट करेंगे, वर्क से, बात समझ गए। तो डी डब्ल्यू इज योर एफ डॉट डी आर। एक बार इसको ओपन करिए, क्या आएगा डी डब्ल्यू, क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर इंटू कॉस थीटा, सही बात है। तो एक्चुअली जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो बाद में आया है, पहले इन दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन है, फोर्स इंटू डी आर वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, so where theta is the angle between, theta is the angle between f vector and dr vector। dr vector क्या है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, फोर्स और एलिमेंट्री के डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है और जो भी उनके बीच का एंगल होगा उसके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। उस क्वांटिटी का नाम क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स, हाँ या ना। अब इसका मीनिंग अगर हम लोग सिंपल वे में समझाना चाहें तो देखो वहां डायग्राम में क्या बना हुआ है, एक्चुअली क्या वो ऑनलाइन में थोड़ा डायग्राम दिखेगा नहीं, मैं दोबारा बना रहा हूं, ऐसा कुछ बनाया था मैंने। तो ये पार्टिकल यहां पर है, इसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ओके, और फोर्स ऐसे लगा हुआ है और ये एंगल क्या है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो यही करना हमें सीखना है। अब हम इसको कुछ लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे बताइए डी आर कॉस थीटा क्या है,
इस एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हम ये देखें dr है, तो इधर देखिए इस dr का कंपोनेंट लिया किसकी तरफ, फोर्स की तरफ। तो सबसे पहले मुझे बताइए ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डेफिनेटली कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इधर dr ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, dr का मॉड, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, dr cos थीटा, यस और नो। तो ये जो एलिमेंट्री वर्क डन है, इसको किसी को सिंपल लैंग्वेज में समझाओगे तो उसका मीनिंग क्या है, dw इज फोर्स मल्टीप्लाई, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बाय द component of elementary displacement in the direction of force। समझ आई बात। तो elementary work done is the force multiplied by component of elementary displacement in the direction of force। एक मिनट रुक जाओ, पेन बंद करो। इधर देखिए ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है किसकी तरफ, अब हो सकता है ये फोर्स की तरफ आ भी सकता है, और तो अगर ये कंपोनेंट फोर्स की तरफ आया तब तो ये प्लस आएगा, और अगर नहीं आया तो पता है ये डॉट प्रोडक्ट हमने बनाया क्यों फिजिक्स में, मतलब मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट क्यों डिफाइन किया पता है। अगर हम एक स्टूडेंट को ये बोलते कि बेटा वर्क डन निकालने के लिए क्या करो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट, फोर्स के डायरेक्शन में, उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, नहीं उन दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, वेक्टर मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, वर्क डन। लेकिन ये वैल्यू कभी प्लस भी हो सकती है, क्या आपको लगता है यहाँ प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस माइनस आपको क्यों, क्योंकि अगर ये कंपोनेंट फोर्स की तरफ गिरा तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लगाएंगे प्लस, और अगर ये उसके ऑपोजिट गिरा तो माइनस। तो हम लोगों ने एक ऐसा कंडीशन बना दिया कि वो अपने आप साइन को क्या कर ले, तो अगर हम f और dr का सीधा डॉट प्रोडक्ट कर दें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप किसको इवॉल्व करके देगा, साइन भी इवॉल्व कर देगा और उसकी वैल्यू भी इवॉल्व कर देगा। बात समझे कि नहीं। अगर वो डायरेक्शन में गिर रहा होगा तो कॉस थीटा प्लस आ जाएगा, और अगर वो पीछे की तरफ गिर रहा होगा तो माइनस आ जाएगा। वरना सिंपल मीनिंग ऑफ वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसको हम लोगों ने वेक्टर मैथ्स में क्रिएट करके क्या बना दिया, एफ डॉट डी आर। यस और नो। अगर किसी को ऐसे बताओगे तो उसको बोलना पड़ेगा कि अगर ये कंपोनेंट उसी फोर्स के तरफ गिरा तो क्या लगाना, अगर उसके ऑपोजिट गिरा, और अगर आप उसको ये समझा दोगे कि डिस्प्लेसमेंट और एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो अगर वेक्टर लिख के करेगा या एंगल निकाल के करेगा उसमें साइन अपने आप आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। ठीक है, अब इसी चीज को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। इधर देखिए dw कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एक बार बताओ ये एफ डी आर कॉस थीटा है, मैंने बोला डी आर कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही है। अच्छा उल्टा कर देते हैं इसको, अगर मैं ऐसे लिखूं एफ कॉस थीटा इंटू डी आर, तो अगर मैं इसको क्या लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, तो डी आर क्या है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और एफ कॉस थीटा क्या है। तो अगर आपको एलिमेंट्री वर्क डन निकालना है तो एक और तरीका है, आप डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें फोर्स के किस कंपोनेंट से, जो किसकी तरफ गिरेगा, dr के डायरेक्शन में। तो इसको एक और तरीके से बताया जा सकता है, dw इज व्हाट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ
component of force in the direction of elementary, ये ऑनलाइन में दिख रहा है क्या ये वाला पार्ट? In the direction of elementary displacement multiply by elementary displacement इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आ जाता है? वर्क डन। मतलब हमने एक्चुअली दो तरह से डिफाइन किया। हमें क्या करना है पता है वर्क डन निकालने के लिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? वर्क डन। या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का कंपोनेंट, उससे क्या आ जाएगा? वर्क डन। और इसको आसान बनाने के लिए ही हमने वेक्टर मैथ्स बनाया है, एफ डॉट डी आर। ये अपने आप उस काम को कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत। अगर आपको डी आर वेक्टर पता है और एफ वेक्टर पता है तो इस फॉर्मूले में रख दो, आई कैप जे कैप के कैप में बना के ये अपने आप इन दोनों क्वांटिटियों को मल्टीप्लाई करके दे देगा। यस और नो? अब देखिए अभी तक मैं सिर्फ ये बातें एलिमेंट्री लेवल पे लिख रहा हूं, मैंने सीधा एफ और डेल्टा आर नहीं बोला क्योंकि ऐसा करना अभी अलाउड। जब मैं नेट फोर्स यहां से लेके वहां तक जब जाऊंगा तो इसका यहां से लेके वहां तक कितना वर्क हुआ उसको निकालने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह तक जाके मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हमें इस फंक्शन की पूरी जानकारी नहीं है। तो फिर से वही बात आती है, फिजिक्स में हम किसी रैंडम की बात नहीं करेंगे, हम उन चीजों की बात करेंगे जिसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया जा सकता है। बात समझे? आप मुझे कोई भी फोर्स उठा के दे दोगे, कहोगे कि सर वर्क डन निकालो, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन अगर आप उसका कोई डेफिनेट फंक्शन देंगे, ऐसा फंक्शन देंगे कि मैं उसको क्या कर पाऊंगा? एफ डॉट डी आर इंटीग्रेट कर पाऊंगा, तो उसका वर्क एनालाइज होगा। यस और नो? तो मुझे बताइए जो वर्क डन बाय अ फोर्स है, क्या ये फ्रेम डिपेंडेंट होगा? क्या एफ डॉट डी आर फ्रेम डिपेंडेंट होगा? एक मिनट, पहले मैं आपको एक सिंपल बात कर दूं। एफ क्या है? पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। अभी हम उस इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल कोई फोर्स है, मान लो एक पार्टिकल पे 50 फोर्स है, उनमें से एक फोर्स उठाया, उसका एफ डॉट डी आर निकालना है। तो वो फोर्स आप किसी भी फ्रेम से देखोगे वो वही रहेगा। अगर मेरे पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो तो हर जगह से। तो बताइए क्या वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है या नहीं? बताओ। फ्रेम डिपेंडेंट है बिकॉज, एक मिनट, बिकॉज पार्टिकल का मोशन जो है वो फ्रेम पर डिपेंड करता है। मान लो एक पार्टिकल पे mg फोर्स लग रहा है, तो आप किसी भी फ्रेम से देखें लगेगा तो mg ही, लेकिन उसका पाथ अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो सकता है। तो बिकॉज योर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट, पार्टिकल का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट कितना है वो जहां से देखोगे वहां से आएगा, हाँ या ना? तो जिस फ्रेम से देखोगे उस फ्रेम से डी आर वेक्टर लाएंगे, और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ हो रहा है। एफ फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है लेकिन डी आर वेक्टर फ्रेम डिपेंडेंट है, इसलिए वर्क डन बाय अ फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। हाँ, खड़े हो जाओ तुम। क्यों? अच्छा, तो ऐसा करो, ये जो दोनों चैप्टर पढ़ाए हैं ना, अभी बारिश भी हो रही है, कॉपी को ऐसे खोल के रख दो और एक दिन कमरे में चले आओ आप, अगले दिन आपको पता चल जाएगा। आपको याद है जब मैंने काइनेमेटिक्स का स्टार्टिंग किया था तो सबसे पहले बोला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड वी आर डिस्कसिंग अ मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं आपकी बात को गलत साबित कर देता हूं। चलो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई ज्यादा नहीं करना है। मान लो एक पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो रहा है 5 मीटर, ऐसे सिंपल एग्जांपल। मान लो इस पे फोर्स लगा, मैंने एफ डॉट डी आर निकाल लिया। अब अगर मान लो मैं इधर जा रहा हूं 50 मीटर, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या 55 मीटर नहीं है?
मेरे रेस्पेक्ट में क्या वो 55 मीटर उधर गया है? क्योंकि 5 तो वो खुद गया है और मैं इधर कितना गया हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में कितना गया? तो अलग अलग लोगों से तो अलग अलग आएगा। हाँ नहीं देखो, आप है ना अपनी बात को सही साबित करने में नहीं लगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात में क्या गड़बड़ी आपको लग रही है? आप इनिशियल फाइनल, आप तो फिर यही कह रहे हैं कि मतलब एक आदमी ट्रेन में जा रहा है तो आपको वो बैठा हुआ ही दिखाई देगा। आपके रेस्पेक्ट में तो वो चलता हुआ दिखाएगा। जो ट्रेन में अंदर बैठा हुआ है उसके लिए वो रेस्ट पर होगा। तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है या नहीं? तो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट या पाथ इज फ्रेम डिपेंडेंट, पार्टिकल का मोशन कहां से देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट होगा। बात समझे कि नहीं? तो वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट तो खैर है ही, साथ के साथ फ्रेम डिपेंडेंट भी है, हाँ या ना? अच्छा इधर सुनो, मैंने एक लाइन बोल दी है तो एक मिनट रुक जाओ, पहले कोई हाथ खड़ा कर रहा है, 2 मिनट मेरे को मेरा लाइन कंप्लीट करने दो। मैंने एक और लाइन बोल दी तो उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। मैंने एक सिंपल वर्ड क्या बोला कि वर्क डन किस पे डिपेंडेंट है? क्योंकि डेफिनेटली डीआर वेक्टर क्या है, पाथ से ही तो आएगा। तो सिंपल वे में वर्क डन एक पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, हाँ या ना? और लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनमें हो सकता है कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करता हो। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं? तो ऐसा हो सकता है कि कुछ फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड, लेकिन इन जनरल वर्क कैसी क्वांटिटी है, पाथ डिपेंडेंट। और वर्क डन बाय अ फोर्स अलग अलग फ्रेम से अलग अलग आ सकता है, यस और नो? या अलग अलग होगा, अलग अलग ट्रेजेक्टरी है तो अलग अलग ही उसका वर्क डन भी आएगा। हाँ कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं करेगा? खड़े हो जाओ यार, तुम लोगों ने पूरा चैप्टर खराब कर दिया है। स्यूडो फोर्स को हटा दो, स्यूडो फोर्स को हटा दो। एक बॉडी पे 5 फोर्स लग रहे हैं, वो दुनिया में कहीं से देखो उस पे 5 ही लगेंगे बस। तो समेशन एफ बोलो चाहे एफ बोलो, पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स हर जगह से वही होता है। इसमें आप क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। स्यूडो फोर्स इंक्लूड किया है कि सिर्फ क्या लगाने के लिए, न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए। न्यूटन्स लॉ से तो देखेंगे, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, फोर्स न्यूटन्स लॉ से नहीं देखेंगे, एक्सेलरेशन को न्यूटन्स लॉ से निकालने के लिए जाएंगे हम। जैसे अगर कभी एक क्वेश्चन आए, इधर देखो, अभी एनएलएम खत्म हो गया उसके बाद तुम लोग ऐसी चर्चा करवा रहे हो मेरे से। एक पर्सन लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो उसका लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन है, एन की वैल्यू मान लो 100 न्यूटन लग रही है और mg कितना है 50 न्यूटन फॉर एग्जांपल। उस पर नेट फोर्स कितना है, चलो 100 और 40 ले लो तो 60 न्यूटन ऊपर। दुनिया में कहीं से देखो उसके ऊपर कितना फोर्स है, लेकिन वो 60 न्यूटन हर फ्रेम से एक्सेलेरेशन कॉज नहीं करेगा, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम से 60 न्यूटन एक्सेलेरेशन को बताएगा। किसी और फ्रेम से बताने के लिए तब न्यूटन लॉ लगाने के लिए हम किसको लगाते हैं, लेकिन बॉडी पे किसी भी फ्रेम से फोर्स कितना लग रहा है, 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 60, यस और नो? हाँ, तुम लोग क्या इंटरव्यू ले रहे हो क्या मेरा? समझ नहीं आ रहा, मैं एफ डॉट डी आर समझा रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहे हो। हाँ नहीं इसने नहीं, आप समझो वो बात नहीं, मैं उसको मिला ही नहीं रहा हूं। हम फिजिक्स की बात करेंगे बेटा। आप घर पे झाड़ू लगा रहे हो, वो काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे मतलब नहीं, वी आर हियर टू डिस्कस ओनली फिजिक्स। तो फिर अगर हो रहा है तो होने दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने वर्क किया है नहीं। आपका अगर एफ डॉट डी आर आएगा तभी हम किसकी बात करेंगे, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस एफ डॉट डी आर ओनली। बात समझे कि नहीं? और किसी काम की बात हम, हाँ जो बात आप बोल रहे हो अगर उसमें कुछ आपके थ्रू एफ डॉट डी आर होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बात समझे कि नहीं? हाँ हाँ, नेट फोर्स क्या कोई भी फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है भाई, पार्टिकल का पाथ फ्रेम डिपेंडेंट है। तो नीचे एक रिमार्क लिखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन
बेटा अभी जो लोग यहाँ पर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं वो सब चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, चैट बॉक्स में बहुत बड़े बड़े चैट्स आए हैं। रिटर्न एज अ प्रोडक्ट, देखिए एक स्टूडेंट है उसने लिखा कि वो जो मास और वेलोसिटी से जो हाफ एम वी स्क्वायर है उसको एनर्जी कैसे बोला, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना कि उसकी कैपेबिलिटी टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग, उससे हम हाफ एम वी स्क्वायर को उसकी काइनेटिक एनर्जी बताते हैं। ठीक है। दूसरा एक लिखा हुआ है सर अगर हमने स्प्रिंग पकड़ ली और हमारे वी वेलोसिटी से चलें तो हमारी वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी हमारी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो उतना अमाउंट ऑफ वर्क तो ये हमारे अंदर से निकली है नहीं। देखो इसको इनसाइड से मत समझें आप, आपने आपके पास वेलोसिटी है ना तो आपने उसको एनर्जी दे दी तो आपके इंटरनल एनर्जी का कोई खर्चा नहीं है उस सिचुएशन में। वो एनर्जी आपके जो मासेस हैं उनके पास हाफ एम वी स्क्वायर थी, वो आपने किसी और को इम्पार्ट कर दी। बात समझे कि नहीं? बाकी और कैसे क्या आएंगे वो धीरे धीरे हम बात करेंगे। इतना बात समझ में आया? नीचे रिमार्क लिखे वर्क डन बाय अ फोर्स is path dependent in general। मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे होंगे जो पाथ इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन जनरली वर्क डन बाय अ फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर मैं 4 फोर्स दूं और इनमें से पूछो कौन सा पार्ट डिपेंडेंट है कौन सा पार्ट डिपेंडेंट नहीं है तो आप चेक करके बताएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। बात समझ गए? पॉइंट नंबर 2 लिखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स is work done by a force is frame dependent, is frame dependent। ब्रैकेट में लिखिए because the motion is frame dependent। क्या ये बात सही है? because the motion is frame dependent which implies that dr vector will be different from different frames। dr vector will be different from different frames। clear? ये लिख लिया था सबने? ये वाला पार्ट नहीं लिखा था? लिख लिया था? ठीक है। तो वर्क डन बाय अ फोर्स कैसे निकाला जाएगा? एफ डॉट डी आर करके, बस सिंपली। तो हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब हम पहले क्या सीख रहे हैं? वर्क निकालना, फिर उसको यूज करना सीखेंगे। तो एक पार्टिकल का पाथ कैसा भी हो, उस पर जो फोर्स, जिस फोर्स की बात हो रही है वो फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। तो ये एफ वेक्टर कैसा है? कांस्टेंट। तो मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां से यहां गया, आपके ये जो पार्टिकल है उस पे ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, सपोज ऐसे। तो क्या ये फोर्स हमेशा ऐसे ही है? तो यहां पे भी ऐसे ही लगेगा, यहां पे भी ऐसे ही लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होगा तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? तो ये पार्टिकल इस पाथ से जा रहा है, ध्यान रखना इधर से ले जाने वाला बहुत सारे और भी हो सकते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ इस कांस्टेंट फोर्स की। मान लो वो यहां पर है तो वो कांस्टेंट फोर्स ये है। तो हर जगह पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं जो कांस्टेंट है। हाँ थीटा चेंज होगा ना, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका एफ कांस्टेंट है,
जो आप थीटा देख रहे हैं वो dr के साथ थीटा है, तो मेरा फोर्स क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं, हर बार वो सेम है, इवन इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब आपका पार्टिकल जब यहां था, इधर देखो इंटरेस्टिंग है, जब यहां था तो क्या उसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट ये है? तो अगर उसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट इतना है तो यहां पर ये कोई एंगल थीटा है। देखो थोड़ी देर बाद उसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है? क्या आपको लग रहा है ये थीटा चेंज हो गया, कुछ फाई हो गया? फिर थोड़ी देर बाद देखो यहां dr लगभग किसकी डायरेक्शन में गिर गया आके, फिर थोड़ी देर बाद देखो dr इधर है। अरे यस और नो? ये एंगल कुछ साई हो गया। तो आप देख रहे हैं पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा है लेकिन उस पर फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। हर बार वो फोर्स कांस्टेंट। इसको थोड़ा और सीधा बना दूं क्या? ये सही लग रहा है? कांस्टेंट जैसा ही दिख रहा है? कोई बात नहीं, बना रहे हैं तो ढंग से ही बनाएंगे। तो ये इसके पैरेलल बना रहा हूं मैं, है ना? ये चार अलग अलग पॉइंट दिखाने का मेरा पर्पस है कि ये एफ वेक्टर आपका कांस्टेंट है। याद रखना, एफ कांस्टेंट का मतलब इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या आप एक बात देख पा रहे हैं कि रास्ते में तो dr के साथ इसका एंगल हो सकता है लगातार बदल रहा हो, हाँ या ना? ठीक है, तो कभी एंगल उसका मान लीजिए θ1 था, कभी फाई है, या कोई एंगल उधर कुछ और बन रहा है, इधर 0 बन रहा है, सब कुछ बन रहे हैं। तो बताओ यहां पर एफ डॉट डी आर की कुछ वैल्यू अलग होगी, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, है ना? किसके किसके वजह से अलग होगी पता है? एक तो थीटा बदल रहा है और ये dr का मैग्नीट्यूड भी पता नहीं कितना है हमें। यस और नो? ठीक है, तो इसके बाद जब मुझे एलिमेंट्री वर्क डन निकालना होगा तो एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर किया। यस और नो? और बाई चांस मैं इसको ओपन कर देता हूं, अभी लिखना मत आप लोग, मैंने इसको ओपन कर दिया, एफ dr का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा या नहीं? एक मिनट, एफ तो कांस्टेंट है लेकिन dr के साथ थीटा लगातार। तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन करके इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचूं तो हो सकता है अभी मुझे ये प्रॉपर इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई, लेकिन कितने लोगों को ये बात दिखाई दे रही कि dr cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ, एक मिनट, कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा थोड़ी देर के लिए उसको dz बोल दो, 2 मिनट रुक जाओ यार, मुझे भी बोलने दो थोड़ी देर, है ना? बीच में ऐसे रोको मत, पहले हमें एक काम, हमारा पूरा लिंकेज होता है, रट के नहीं आते हैं। कोई एक पॉइंट गायब हो जाएगा ना, फिर वो गायब ही हो जाएगा, लिंकेज से चल रहा होता है पूरा। तो मैं जो बोल रहा हूँ एक बार मेरी बात पूरी सुने फिर बीच में रोकें, है ना? यहां पर क्या आ रहा है, इसका जो dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो और इनटू cos थीटा, इस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं dz। तो पहले बताओ ये dz है क्या? कंपोनेंट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या आपका जैसे पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो सिंपल ये सोचो कि अगर मैं इसको dz लिख देता हूं तो ये इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये dz का मल्टीप्लायर एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था, हाँ या ना? तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? dz, एंड dz इज द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही होगा। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट मारूं तो f कांस्टेंट होने की वजह से f बाहर आ जाएगा, तो क्या वो dz का इंटीग्रेशन dz 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 करते करते क्या वो नेट डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट बन जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाँ या ना? तो अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ dz लिख के, अभी लिखना नहीं है आपको, मैं ऐसा करूंगा नहीं, वो एक लाइन में हो जाएगा, बट मैं अभी आपको विजुलाइज कराने के लिए कि आपका एंगल लगातार बदल रहा था, तो dr cos थीटा किस क्या है? dz, और dz है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में। और जब हम इसको देखते हैं तो f बाहर आ जाता है और वो डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के डायरेक्शन में वो सारा इंटीग्रेट। तो अगर मान लो पार्टिकल यहां से यहां आ गया
तो आप कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकाल सकते हो पता है? नेट फोर्स ले लीजिए और डायरेक्ट क्या ले सकते हैं आप? नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट और उसका कंपोनेंट किधर? फोर्स की डायरेक्शन में। समझ में आई बात? इवन बार बार एंगल बदल रहा था फिर भी क्या आया? ऐसा आया कि F इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ या ना? तो कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां से यहां गया, ध्यान से सुनना, यहां से यहां गया, किस फोर्स के अंडर? तो अगर मान लो उसका रास्ता ऐसा हो, अगर मान लो उसका रास्ता ऐसा होता तो क्या होता? अगर उसका रास्ता ऐसा होता तब भी फाइनल आंसर ये कह रहा है कि आपको नेट डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या लेना है? तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पार्टिकल का रास्ता कोई भी हो, रास्ते का मतलब वो डी आर डी फाई जो है वो कैसे भी बदल रहे हो, एट लास्ट क्या नेट डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? फोर्स के साथ। हाँ या ना? ये मैंने अभी तक इतना ओपन करके इसलिए समझा रहा हूं ताकि लोगों को दिखना शुरू हो जाए कि कांस्टेंट फोर्स में पाथ अगर बार बार बदल रहा होगा तो आपका एंगल भी बदलेगा और डी आर तो चलो बदल ही रहा है, लेकिन उसका लास्ट रिजल्ट क्या आता है कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चाहे ए से बी तक का रास्ता, मान लो पार्टिकल ऐसे गया, मान लीजिए ये ऐसे आता यू, ऐसे करके ऐसे आता, तब भी यहां से यहां तक इसके इधर से डिस्प्लेसमेंट अलग होते, इधर से डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बाय चांस यहां से लेके यहां तक का वर्क डन पाथ पर डिपेंड, वर्क डन इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। बट यहां पर आप देखो अगर एक कांस्टेंट फोर्स का आप वर्क निकाल रहे हैं तो वो वर्क पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो डी आर कॉस फाई लिखा है ना मैंने, डी आर कॉस थीटा, वो डी आर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। और अगर मैं इसको dz लिख देता हूं तो f बाहर आके dz इंटीग्रेट होके डेल्टा z बन जाता है। बात समझे कि नहीं? हाँ, तभी होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? नाउ आई एम डिस्कसिंग ओनली अ फोर्स विच इज कांस्टेंट। हाँ, वेरिएबल में ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वेरिएबल में अलग अलग कहानी होगी, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो एक मिनट, अब हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, मैंने ये वाला रास्ता लिया ताकि आपको फील आ जाए कि क्या हो रहा है। अब आप इधर देखिए, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, कितने लोगों को पता है एफ कांस्टेंट है? तो इंटीग्रेशन से एफ बाहर आ जाएगा और आपका डॉट प्रोडक्ट किस पे लग जाएगा? डी आर पे। और डी आर का इंटीग्रेशन अगर आप आर इनिशियल से आर फाइनल करते हैं तो एफ कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आया है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर। तो बताइए ये पूछ रहा है क्या कि आर इनिशियल से आर फाइनल कैसे गए? ये आपसे पूछ ही नहीं रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इन जनरल वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड। अगर किसी को विजुलाइज करना है कि सर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था तो कैसे आ गया, तो ये डेफिनेटली आपका फाई फाई अलग रहा होगा, फाई 1 फाई 2 आप देख रहे हो डायग्राम में, लेकिन इनिशियल से फाइनल जाते वक्त जो डी आर कॉस फाई है वो सारे डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए ये पाथ डिपेंडेंट नहीं आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यस और नो? यहाँ पे लिख लेना इस स्टेप को लिखने से पहले, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है योर एफ वेक्टर इज कांस्टेंट, ये अलग से लिखना साइड में। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो अच्छी बात है, अगर कोई फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसका वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करेगा? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ डेफिनेटली, नेगेटिव का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। ठीक है, हाँ हाँ, एक मिनट खड़े हो जाइए, एक मिनट बैठो अभी सभी लोग, जब तक मैं क्लास से नहीं जाऊं ना उठा मत करो, अभी क्लास चालू है। हाँ, कौन सा थीटा? पाथ पर, हाँ बिल्कुल। नहीं, डी आर तो वेलोसिटी की वजह से होता है बेटा,
dr क्या होता है, v dt। तो अगर मान लो उसकी वहां पर कितनी वेलोसिटी है उसके हिसाब से dr आता है। बात समझ गए? फोर्स क्यों हो जाएगा फोर्स अलग अलग? नहीं, ऐसे मत बोलो, फोर्स अलग अलग नहीं है, फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो अलग अलग होगा। समझ गए? उधर से हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम इधर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में लेना। क्लियर?